हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो एज यू ऑल नो कि हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें विद इन 25 लेक्चर्स आपका पूरा पीपीबी का कंपोनेंट करवाया जाएगा और इन लेक्चर्स में कंटेंट प्लस एमसीक्यूज होंगे। अब ये लेक्चर्स आएंगे मंडे टू सैटरडे। अब इन लेक्चर्स में पीपीबी सुबह मिलेगा आपको और आईएनएफएस शाम को उनके लेक्चर्स मिलते हैं। बहुत ही जल्दी एएफएम भी स्टार्ट करने वाले हैं हम। अब मंडे टू सैटरडे आप इन लेक्चर्स को देखें और संडे को हम एक रिवीजन सेशन करेंगे। जितना भी आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है उनका आप रिवीजन कैसे करेंगे, थ्रू एमसीक्यूज। तो उसका आज फर्स्ट सेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ टेरर फाइनेंसिंग? टेरर फाइनेंसिंग जो टेररिस्ट करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें वो करते हैं पैसा रेज, फिर पैसा मूव, पैसा स्टोर एंड पैसा यूज करते हैं। जो ये लेयरिंग का स्टेप्स है ये मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है। ये वाला इसका आंसर है। डी इज नॉट अ स्टेज ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। हाउ इज प्लेज डिफरेंट फ्रॉम मॉर्टगेज एंड हाइपोथिकेशन? इसके लिए हमेशा ना ये बना के रखो, प्लेज, मॉर्टगेज, हाइपोथिकेशन। प्लेज और मॉर्टगेज में इन्वॉल्व होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्टगेज और हाइपोथिकेशन में क्या होता है, पोजेशन किसके पास रहती है? किसके पास रहती है पोजेशन? बोरोवर के पास। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इन केस ऑफ प्लेज द कोलेटरल रिमेन्स इन द पोजेशन ऑफ प्लेजी बैंक। प्लेजर मैं हूं, अगर मैंने लोन लिया है, आप बैंक वाले हैं, आप प्लेजी हैं। ठीक है। अब ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर केप्ट एज सिक्योरिटी, ओनली मूवेबल, गलत। गोल्ड कैन नॉट बी प्लेज्ड, गलत, गोल्ड तो मूवेबल है। ओनली लॉन्ग टर्म लोन्स आर अवेलेबल अगेंस्ट प्लेज्ड सिक्योरिटीज, गलत। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। डैश अकाउंट्स आर यूज्ड व्हेन अ पार्टी वांट्स टू एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द यूज ऑफ फंड्स रिसीव्ड इन द नेम ऑफ अनदर पार्टी। अब मैंने एक फ्लैट लेना है, मुझे फ्लैट लेना है। मैंने क्या किया, मुझे बिल्डर को पैसे देने हैं। फ्लैट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुझे लगता है अगर मैं बिल्डर को पैसे दूंगी तो ये तो पैसे लेके भाग जाएगा, है ना। और अगर मैं पैसे नहीं दूंगी तो कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। तो इस केस में पैसा जाएगा एस्क्रो अकाउंट में। इससे बिल्डर के पास कुछ कंट्रोल रहेगा इन फंड्स का, जो असल में किसके फंड्स हैं? मेरे। जब तक कि मुझे फ्लैट नहीं मिल जाता तब तक टोटली वो पैसा बिल्डर को पास ऑन नहीं हो सकता। तो कंट्रोल रखने के लिए कौन से अकाउंट में पैसा रखा जाएगा? एस्क्रो अकाउंट में। द फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट रिक्वायर्स dash citizens to file annual reports on any foreign account holdings and pay any taxes owed on them with the goal of stopping tax evasion. इसका आंसर है बी, यूएसए। यूएसए के जो सिटीजन है उन्हें हर साल बताना पड़ता है कि उनके फॉरेन में कहाँ कहाँ पे अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स पे जितना पैसा है उस पे जितना टैक्स बनता है उन्हें यूएसए में फाइल करना है, ताकि टैक्स की चोरी ना हो सके। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल? फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का ये एक तरीका है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हायर करना। रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स आर नॉट अलाउड टू एंगेज इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, टू एंगेज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ये गलत है। रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को एंगेज कर सकते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा है, ये इनकरेक्ट है। 1 है, 3 हटा दो ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। NBFC नॉन डिपॉजिट टेकिंग आर नॉट अलाउड टू वर्क एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, नहीं। NBFC नॉन डिपॉजिट ही अलाउड है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स बनने के लिए, ये भी गलत है। आपको पता लग गया, आपको बिना पढ़े थर्ड पता है कि 1 and 2 आंसर है। ड्यू डिलिजेंस ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड होती है, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो 1 and 2 आंसर है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस किसके लिए रिक्वायर्ड है? बेनिफिशियल ओनर ऑफ अ लीगल एंटिटी, कस्टमर जो बेनिफिशियल ओनर होगा उसकी ड्यू डिलिजेंस होती है, ऑथराइज सिग्नेटरी की भी होती है, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर की भी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होती है। तो ऑल ऑफ दी अबव। अगला है, कंपनी का अगर बैंक अकाउंट है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन बेनिफिशियल ओनर है, क्या थ्रेशहोल्ड है? तो जिस पर्सन के पास कंपनी का 25% से ज्यादा शेयर या कैपिटल में शेयर होता है या प्रॉफिट में शेयर होता है, या जिसके पास राइट्स होते हैं, कंट्रोलिंग राइट्स होते हैं मेजर डिसीजन लेने के, उसे बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है। सो आंसर इज बी, मोर देन 25%। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट?
Form number 60 is a document to be filed by a person or a company to carry out transaction when they do not have PAN. जिनके पास पैन नहीं ना होता उन्हें बोला जाता है फॉर्म नंबर 60 जमा करवा दो, लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है, कंपनीज को नहीं अवेलेबल है ये ऑप्शन। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत। इट कैन नॉट बी फाइल्ड बाय अ फर्म, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, फर्म्स इसे फाइल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही। फॉर्म नंबर 60 कैन नॉट बी फाइल्ड व्हेन द पर्सन हैज अप्लाइड फॉर पैन बट अलॉटमेंट इज पेंडिंग, ये भी गलत है आपका। तो यहाँ पे आना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट लेके चलते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट है। अगर किसी ने पैन के लिए अप्लाई किया है, उसे अभी पैन नंबर नहीं मिला है, उसे पैन कार्ड अभी नहीं इशू हुआ है, तो फॉर्म नंबर 60 जमा करवा सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो सिर्फ 2 सही है, 1 एंड 3 गलत है। तो आंसर होगा ए 1 एंड 3, यहाँ पे इनकरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्म्स आर एप्लीकेबल वेयर आधार नंबर इज यूज्ड फॉर केवाईसी। अगर आप केवाईसी के लिए आधार यूज करते हैं तो कौन सा नॉर्म एप्लीकेबल है? इट कैन बी यूज्ड विद द रिटन और ओरल कंसेंट ऑफ कस्टमर। आधार अगर मेरा यूज करना है बैंक ने केवाईसी के लिए तो उन्हें मेरा रिटन कंसेंट चाहिए, सिर्फ ओरल से नहीं चलेगा, गलत। इट कैन बी रिडेक्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर रिटेनिंग ओनली 4 डिजिट्स। जो आपका आधार नंबर होता है इतना बड़ा, बैंक इतने को मिटा के सिर्फ ये 4 नंबर नजर आ रहे होते हैं आखिरी। ये कंपल्सरी है, रिक्वेस्ट पे नहीं होता, कंपल्सरी है, ये भी गलत। इफ अ कस्टमर प्रोवाइड्स अ करंट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन आधार, आधार वाला आपका एड्रेस करंट वाले से डिफरेंट है, तो क्या आपको कोई बिल वगैरह दिखाना पड़ता है बिजली का, पानी का? नहीं, सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। तो कौन सा करेक्ट है? None of the above. Answer is D, none of the above. An illiterate depositor intends to allow a literate person to operate his account. He has to submit an authorization cum indemnity letter with the condition that it can be operated only either or survivor, jointly by both, literate person only, none of the above. इसे फिर jointly by बोथ होता है। अगर एक इलिटरेट पर्सन है, उसने किसी लिटरेट पर्सन को अपने साथ अलाउ किया है बैंक अकाउंट ऑपरेट करना, पहले तो उसे इंडेमनिटी लेटर देना पड़ेगा, प्लस वो जॉइंटली ही ऑपरेट होगा अकाउंट। आइदर सर्वाइवर में नहीं होगा, सिर्फ लिटरेट पर्सन ऑपरेट करे, ये भी नहीं होगा। When inconsistency in the signature of a blind customer is not tested, then it dash may be obtained. अगर एक पर्सन है, ब्लाइंड पर्सन है, उसका आप स्पेसिफिक सिग्नेचर कर रहे हो, तो वो सिग्नेचर आपस में इनकंसिस्टेंट है, तो क्या ऑब्टेन किया जाता है? तो उसमें ऑब्टेन किया जाता है लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। मल्टीपल सिग्नेचर सबमिशन नहीं, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं, इसमें आएगा लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। चलिए, डैश इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय विल ऑफ एनी ऑफ द नेचुरल गार्डियंस, टेस्टामेंट्री गार्डियन, लीगल, डी फैक्टो या फिर एड हॉक। जो नेचुरल गार्डियंस होते हैं, मान लो एक ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, ये अपनी विल में लिख के जाते हैं कि अगर हम दोनों को कुछ हो जाता है तो ये सी पर्सन है, ये मेरे बच्चे का ध्यान रखेगा, ये उसका गार्डियन बनेगा। तो ऐसे टाइप का जो गार्डियनशिप होता है वो होता है टेस्टामेंट्री गार्डियन। ठीक है, लीगल तो होता है कि जब डेथ होगी, विल कोई बना के नहीं गए तो फिर कोर्ट अपॉइंट करता है, लेकिन इसका आंसर है टेस्टामेंट्री गार्डियन। Who has the implied authority to avail loan and execute the necessary documents in case of HUF? अगर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, किसके पास अथॉरिटी है लोन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम करने की? कर्ता, को पार्टनर, मेंबर्स या सारे मेंबर्स जॉइंटली? तो कर्ता के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि अगर HUF के नाम का लोन है तो वो लोन ले सकता है और सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लेटन्स रूल? अब मान लो आपका ना बैलेंस डेबिट में है, उधार चल रहा है 5,000 का, एक आपने उधार किया बैंक के साथ, फिर आपने 5,000 का एक और किया, फिर आपने 3,000 का एक और किया। अब उसमें क्या होगा? अब आपने पैसे जमा कराए, आपने कुछ पैसे जमा कराए, आपने जमा कराए 3,000। तो ये कौन से वाले के अगेंस्ट सेटल होगा? जो सबसे पहला डेबिट होगा उसके अगेंस्ट ये पैसा कैंसल आउट होगा। ये आपका कौन सी डेट में से माइनस होगा? इसमें से सबसे पहले वाला डेबिट में। रिड्यूसिंग द फर्स्ट आइटम ऑन डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट बाय द फर्स्ट आइटम ऑन इट्स क्रेडिट साइड। अब उसके बाद अगर आप फिर 10,000 जमा करवाते हैं तो पहले ये 2,000 बचे,
ये कटेंगे, फिर कितने बचे आपके पास क्रेडिट साइड पे 8,000, फिर ये कटेगा, फिर ये कटेगा। ठीक है, तो जो आपके अकाउंट में डेबिट साइड में पहली आइटम है उसे कैसे रिड्यूस किया जाता है? बाय द फर्स्ट आइटम इन क्रेडिट। ये नहीं होगा कि 3,000 जमा हुए तो सबसे पहले ये वाला 3,000, नहीं, जो सबसे पहला डेबिट है वही सबसे पहले क्रेडिट के अगेंस्ट रिड्यूस होगा। इसे क्लेटन रूल बोलते हैं। As per the RBI, what is the limit on the number of customer accounts who can jointly access one account? जो आपका joint account है, कितने लोग मिलके उसको एक्सेस कर सकते हैं? 2, 3, 4 या नो लिमिट? तो आरबीआई ने कोई भी लिमिट नहीं बताई है कि जॉइंट अकाउंट में कितने लोग हो सकते हैं। बैंक्स अपनी खुद से लिमिट असाइन करते हैं, आरबीआई ने नहीं बोला है। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ ऑपरेशन ऑन अकाउंट ऑफ माइनर। माइनर के अकाउंट को लेके बोला है। फॉर द किड्स बिलो 10 द अकाउंट हैज टू बी जॉइंटली ऑपरेटेड विद द पेरेंट और गार्डियन। लेकिन 10 से 18 साल का बच्चा खुद से ऑपरेट कर सकता है। बिल्कुल सही, 10 से ज्यादा वाला खुद से ऑपरेट कर सकता है, 10 से कम वाला सिर्फ अपने गार्डियन के साथ ऑपरेट कर सकता है। केवाईसी फॉर्मेलिटी गार्डियन और माइनर दोनों की होती है, बिल्कुल सही। माइनर अकाउंट कैन नॉट बी ओवरड्रॉन, बिल्कुल सही, कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता है माइनर को। तो डी सारी की सारी स्टेटमेंट इसमें सही है। अगला है अरेंज द टाइप ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू द लीस्ट टू द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक। सबसे कम से लेके सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उस हिसाब से आप बताएं। सबसे कम किस पे मिलता है? करंट अकाउंट पे। करंट अकाउंट पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही नहीं है, तो सबसे पहले करंट अकाउंट आएगा। उससे ज्यादा मिलता है सेविंग्स पे, फिर उससे ज्यादा मिलता है आरडी पे, सबसे ज्यादा मिलता है इस पे। ठीक है, तो करंट अकाउंट 2, 1, 3, 4, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट डिपॉजिटेड, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट विड्रॉन, नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड। ये कौन से टाइप के अकाउंट की बात हो रही है? ये नहीं भी पता ना, नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन कर लो, जितना मर्जी पैसा जमा कराओ, जितना मर्जी विड्रॉ करवाओ, तो ये करंट अकाउंट होता है आपका। अगला क्वेश्चन है अ सेविंग एज वेल एज करंट अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव और डोरमेंट इफ देयर इज नो ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। अगर एक अकाउंट में सेविंग्स हो या करंट अकाउंट हो 2 साल तक, 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो उसे इनऑपरेटिव या डोरमेंट बोला जाता है। ठीक है, अगर 10 साल तक नहीं, अगर कोई अकाउंट इनऑपरेटिव या डोरमेंट रहता है फिर उसका पैसा इसमें जमा करा दिया जाता है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर, जो कि आरबीआई मेंटेन करता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इनऑपरेटिव डोरमेंट कब बोलते हैं? 2 साल बाद। In the event of death of one of the account holder, right of funds passes to legal heir of the deceased. What kind of mandate is provided in such joint account? देखो अब इस अकाउंट में क्या हो रहा है कि अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है दो, ए और बी, और ए की डेथ हो जाती है और ए का जो पैसा है वो उसके लीगल एयर को मिलेगा, बी को नहीं मिलेगा अकाउंट का एक्सेस, उसको अपना हिस्सा मिलेगा, ए का जो हिस्सा है वो उसके लीगल एयर को मिल जाएगा। ये कौन से टाइप का जॉइंट अकाउंट है? जॉइंट अकाउंट विद सर्वाइवरशिप क्लॉज, विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज, आइदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर। तो ये है जॉइंटली विद सर्वाइवरशिप क्लॉज। जो ऐसा अकाउंट होता है विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज उसमें यही होता है कि सर्वाइवर को कुछ नहीं मिलना, ए का जो हिस्सा है वो उसके लीगल एयर को मिलेगा। ओके चलिए, who among the following cannot be nominated for a bank account? किसे नॉमिनेट नहीं किया जा सकता फॉर अ बैंक अकाउंट? एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया किया जा सकता है, एनआरआई को किया जा सकता है, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, अ माइनर अनरिप्रेजेंटेड बाय गार्डियन और अनदर एल्डर पर्सन। एक माइनर को नॉमिनी तभी बनाया जा सकता है व्हेन ही इज रिप्रेजेंटेड बाय अ गार्डियन, अनरिप्रेजेंटेड बाय अ गार्डियन को नहीं बनाया जा सकता है नॉमिनी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है एन अटैचमेंट ऑर्डर वाज पास्ड अगेंस्ट करण एंड अर्जुन who are also partners in धर्मा पार्टनरशिप फर्म। करण अर्जुन है, उनके खिलाफ अटैचमेंट ऑर्डर आया है, तो धर्मा पार्टनरशिप फर्म में वो काम करते हैं। who which of the following accounts cannot be attached? करण अर्जुन का पर्सनल अकाउंट अटैच हो सकता है, धर्मा का पार्टनरशिप अकाउंट नहीं अटैच होगा।
पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ अटैचमेंट ऑर्डर आए तो पार्टनर्स के अकाउंट अटैच होते हैं, अगर पार्टनर्स के अगेंस्ट आए तो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को नहीं छेड़ा जा सकता। कंपनी इन विच करण एंड अर्जुन वर्क एज डायरेक्टर्स, उसे भी अटैच नहीं किया जा सकता। तो 2 and 3 को अटैच नहीं किया जा सकता। आंसर इज बी। जनरली अंडर सीटीएस द सेटलमेंट हैपन्स ऑन, सीटीएस के अंदर सेटलमेंट एक दिन में हो जाती है, T+1 बेसिस पे जनरली सेटल हो जाती है। वैसे बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन जनरली T+1 बेसिस पे सेटलमेंट हो जाती है। Banks have been advised to enable positive pay system facility for all holders issuing checks for amount of rupees dash and above. बैंक्स को एडवाइस किया गया है आरबीआई के द्वारा कि आपके पास अगर आपका जो होल्डर है, बैंक अकाउंट का होल्डर है, वो अगर 50,000 या उससे ज्यादा का चेक इशू करता है तो आप वहां पे पॉजिटिव पे सिस्टम फैसिलिटी यूज करने के लिए बोलिए। उन्हें एडवाइस किया गया कि वहां पे इनेबल करो पॉजिटिव पे सिस्टम फैसिलिटी 50,000 एंड अबव। अगला है अ मैंडेट सीजेस टू बी वैलिड इन केस ऑफ डैश ऑफ अकाउंट होल्डर। मैंडेट कब, जब आप जारी करते हो ना मैंडेट पावर ऑफ अटर्नी, जब भी जिसने आपको मैंडेट दिया है उसकी डेथ हो जाए, इंसेन हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तीनों ही केसेस में मैंडेट सीजेस टू बी वैलिड। अगला है इट इज द राइट ऑफ अ बैंकर टू रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड सिक्योरिटी ओड बाय द डेटर अंटिल द डेट ड्यू फॉर द लेटर इज पेड। अगर मैंने बैंक से, आपके बैंक से लोन लिया है और मैं बैंक नहीं चुका का लोन नहीं चुका पा रही हूँ, तो बैंक के पास राइट है कि मेरी गुड्स एंड सिक्योरिटीज को वो जब्त करके रख सके। ये कौन सा राइट है? राइट टू लियन। अगला है which of the following statements regarding right to set off is or are correct? It can be applied on contingent debts. No, it cannot. कंटिजेंट कौन सी होती है? जो आगे जाके डेट बन भी सकती, नहीं भी बन सकती। तो जो पक्की डेट है उसी पे राइट टू सेट ऑफ होगा, इस पे नहीं होगा। तो करेक्ट पूछा है 1। सीधा आपको सिर्फ पहली स्टेटमेंट पता है गलत है तो आपका आंसर सही हो गया। इट राइजेस ऑटोमेटिकली ऑन द डेथ ऑफ कस्टमर। हाँ जी। द अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर एंड इंडिविजुअल अकाउंट कैन बी कंबाइंड। सोल प्रोपराइटर और इंडिविजुअल के अकाउंट को एक ही माना जाएगा। आंसर है बी। डैश आर सिलेक्ट फाइनेंशियल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल टू देयर बिजनेस एक्टिविटीज। ऐसे कौन से कैटेगरी के ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस करनी अलाउड होती हैं? तो वो होते हैं कैटेगरी 3 ऑथराइज्ड डीलर्स, कि इन्हें सिर्फ अपने बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस करनी अलाउड रहती है। अकॉर्डिंग टू फेमा, current account transaction rules 2000, when the purpose of remittance is cultural tours, then under schedule 2 whose approval is required? schedule 1 में क्या है? वो ट्रांजैक्शन जो प्रोहिबिटेड है। schedule 2 में क्या है? वो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन जिनके लिए आपको पर्टिकुलर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर आपको कल्चरल टूर्स के लिए पैसे रिमिट हो रहे हैं तो किससे आप परमिशन लोगे? एचआरडी मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कल्चरल मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो आप लोगे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। कल्चरल देख के कल्चरल मिनिस्ट्री नहीं मार्क करनी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है रेमिटेंस के लिए, क्योंकि शेड्यूल 2 के अंदर आता है ये। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट ओनली एफडी कैन बी ओपन्ड? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इसमें तो सेविंग करंट वगैरह भी अलाउड होते हैं। जो एफसीएनआर अकाउंट है इसमें सिर्फ एफडी की जा सकती है, सिर्फ एफडी की जा सकती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। NRIs PIOs can hold NRE account jointly with a resident relative on the basis। अगर एक NRI है, वो उसका NRE अकाउंट है, वो किसी अपने इंडियन रेजिडेंट को साथ में अपना जॉइंटली अकाउंट में रखना चाहता है, तो कौन से बेसिस पे हो सकता है? तो फॉर्मर एंड सर्वाइवर बेसिस पे ही हो सकता है, फॉर्मर एंड सर्वाइवर बेसिस पे। स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट कैन बी ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम डैश ईयर्स। अगर किसी बाहर वाले को इंडिया वाले किसी इंसान के साथ, कंपनी के साथ बिजनेस करना है, तो वो स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट खोल सकते हैं। ये मैक्सिमम 7 साल के लिए खोला जा सकता है, या फिर जितनी कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट है, बट मैक्सिमम 7 ईयर्स। अगर 7 ईयर्स के ज्यादा का टाइम चाहिए तो फिर आरबीआई से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है।
अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इंटरेस्ट इज पेबल बाय द बैंक? कौन सा अकाउंट है जिसमें इंटरेस्ट मिलता है? EFC में नहीं मिलता, डायमंड डॉलर में नहीं मिलता, RFC डोमेस्टिक में नहीं मिलता, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है। RFC अकाउंट कौन सा है? अगर कोई NRI परमानेंटली इंडिया में आके सेटल होना चाहता है और अपना सारा पैसा विदेश से इंडिया में लेके आता है, तो वो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में लेके आता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट कैन नॉट बी मेंटेन इन इंडिया बाय, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट इंडिया में कौन नहीं मेंटेन कर सकता? शिप मैनिंग एजेंसीज कर सकती हैं, इंडियन कंपनीज रिसीविंग FDI कर सकती हैं, कॉम्पोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर्स कर सकते हैं, एक्सपोर्टर एक्सपोर्टिंग अगेंस्ट एडवांस पेमेंट नहीं कर सकते, एक्सपोर्टर एक्सपोर्टिंग अगेंस्ट डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। डेफर्ड क्या होता है? बाद में पे करें, पे मिलेगी उनको, वो एक्सपोर्ट करें, पेमेंट बाद में मिलेगी, वो लोग ओपन कर सकते हैं फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट, एडवांस पेमेंट वाले नहीं। चलिए, which of the statement is incorrect regarding a bill of exchange? It must be accepted by the drawee. मैं अगर ड्रॉअर हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज की, आपको मैं बिल ऑफ एक्सचेंज दे रही हूँ, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी वो कंप्लीट होता है, तो ये करेक्ट है। इट इज इशूड बाय द क्रेडिटर, बिल्कुल सही, जिसने पैसे लेने हैं वही बनाता है इसे, बिल्कुल सही। ड्रॉअर एंड पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन, ये गलत है। मैंने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है तो मैं आपको बोलूंगी या तो मुझे पे कर दो या इस पर्सन को पे कर दो, तो मैं खुद ड्रॉअर भी हो सकती हूँ, खुद पे भी हो सकती हूँ कि मुझे ही पैसे दे दो, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, इनकरेक्ट ही पूछा है। नॉर्मली 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व, ड्रॉअर ड्रॉई पे, तो डी आपका सही है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इशूड बाय द क्रेडिटर मेंशन्ड इन सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ड्रॉई नीड्स टू एक्सेप्ट। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, सिर्फ ड्रॉई नीड्स टू एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर इशू करता है, उसे ड्रॉई एक्सेप्ट करता है, इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 5। सेक्शन 4 में मेंशन्ड है प्रोमिसरी नोट आपका। आगे करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉसिंग दैट द ट्रांसफरी कैन नॉट बेयर द टाइटल ऑफ द चेक होल्डर बट द चेक स्टिल रिमेन्स ट्रांसफरेबल। अब इसके कैन नॉट हैव बेटर टाइटल, तो इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि मैंने आपको चेक दे दिया, आपने किसी और को एंडोर्स करके दे दिया, उसने किसी और को एंडोर्स करके दे दिया, इसने इसको एंडोर्स करते हुए उस पे लिख दिया नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल का मतलब है इसका टाइटल इससे बेटर नहीं हो सकता, ये होते हैं नॉट नेगोशिएबल टाइप की क्रॉसिंग। नॉन नेगोशिएबल, नेगोशिएबल में क्या होता है, अगर मेरे टाइटल में डिफेक्ट है, मेरे पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके टाइटल में डिफेक्ट है, वो इसको फर्क नहीं पड़ता, इसका टाइटल बिल्कुल सही रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके। लेकिन अगर नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि जिसने एंडोर्स किया है उससे बेटर एंडोर्सी का टाइटल नहीं हो सकता है, ठीक है, कैन नॉट बी बेटर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मेड बाय द क्रेडिटर? क्रेडिटर कौन? जिसने पैसे लेने हैं वही बनाता है इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज बी। चेक कौन बनाता है? डेटर। मैंने आपको पैसे देने हैं, मैं चेक बनाऊंगी। मैंने आपको पैसे देने हैं, मैं प्रॉमिसरी नोट बनाऊंगी। मैंने पैसे लेने हैं तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगी। देने वाला एक्सेप्ट करता है उसको। सो बी टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजुअल रीजंस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक? डिसऑनर होने के मेन रीजंस क्या होते हैं? एक्सीड्स अरेंजमेंट, मेरा डिमांड ड्राफ्ट की अरेंजमेंट आपके बैंक के साथ ही 50,000, मैंने चेक भेज दिया 55,000 का, ऑब्वियसली डिसऑनर होगा। सिग्नेचर अकाउंट नंबर मैच नहीं हो रहे, तब भी चेक डिसऑनर हो सकता है। मैंने चेक बना के दिया और मैंने अपना क्लोज कर लिया अकाउंट, जब वो सामने वाला पर्सन चेक के अगेंस्ट पेमेंट लेने आया तो क्या होगा? चेक डिसऑनर। तो ऑल ऑफ दी above. Stop payment instruction can be given by, stop payment instruction कौन दे सकता है? Any of the joint account holder, any partner in case of partnership firm, any authorized signatory। कोई भी जॉइंट अकाउंट होल्डर में से, अगर मैं और मेरे हस्बैंड का अगर एक जॉइंट अकाउंट है तो हम में से कोई भी स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे सकता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स मिलके स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं, लिमिटेड कंपनीज में सारे ऑथराइज सिग्नेटरीज मिलके स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ए वन ओनली इसके अंदर करेक्ट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन? एक होती है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, एक होती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जिन ट्रांजेक्शन से हमारे देश की एसेट लाइबिलिटी पे फर्क पड़ता है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है, जिनसे नहीं पड़ता है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है। पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद क्रेडिट फैसिलिटीज, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए छोटा मोटा क्रेडिट फैसिलिटी है, ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड नेट इनकम, अगर हम किसी को लोन देते हैं तो हमारी एसेट होती है, अगर हम लोन लेते हैं तो हमारी लाइबिलिटी है, उन पे जो इंटरेस्ट लेते देते हैं वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आता है। तो ये भी आपका करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। अगर मैं अपने बूढ़े माँ बाप को पैसा भेज रही हूँ या मुझे कहीं से पैसा रिसीव हो रहा है रेमिटेंस का, उससे भी एसेट लाइबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है, ये भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। अगर मैं बाहर घूमने जा रही हूँ और वहां पे मेरा खर्चा हुआ है, वो भी मेरी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। तो कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस पता है किससे रिलेटेड होती है? हमारा दुनिया के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, देश में जो कर रहे हैं वो नहीं आता इसके अंदर, देश के बाहर से पैसा आ रहा है जा रहा है उनकी रिगार्डिंग होती है कि कौन सा कैपिटल है कौन सा करंट है। तो ये सारी कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस है। What is the limit specified by FEMA for money being brought into India? FEMA ने क्या बोला है कि हम विदेश से मैक्सिमम कितना पैसा ला सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। देखो देश में आ रहा है, हमें क्या परेशानी है, लीगल तरीके से लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेके जाना है तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या बोलती है, $250,000 साल का। चलिए, अ चेक डेट्स dash months prior to the date of presentation is considered to be stale and cannot be paid. अगर एक चेक कितने महीने से पुराना हो कि उसको हम स्टेल चेक बोलेंगे, 3 महीने तक वैलिड होता है, उसके बाद वो स्टेल चेक बन जाता है। ठीक है, चलिए, consider the following statement regarding ultra small branches. It is the highest high cost complex structure located in urban areas with large population. नहीं, अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस तो बहुत ही सिंपल से हमारे ब्रांचेस होते हैं रूरल एरियाज के अंदर, जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहां पे अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस खोली जाती हैं। एवरी आउटलेट इज अंडर द ओवरसाइट ऑफ आरबीआई, ऐसा नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, बैंक ओवरसी करता है, जो वहां की एक मेन बैंक होगा वो उसको ओवरसी करेगा, आरबीआई थोड़ा ना करेगा, हजारों को कहाँ से करेगा आरबीआई। होम द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल टू ओपन अ बैंक अकाउंट? क्या एक इलिटरेट पर्सन बैंक अकाउंट खोल सकता है? खोल सकता है। एनआरआई खोल सकता है? खोल सकता है। विजुअली चैलेंज खोल सकता है? खोल सकता है बैंक अकाउंट। तो सारों को अलाउड है। डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is incorrect regarding DIN? DIN is a 8-digit unique identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs to an individual who intends to become or is appointed as a director of the company. ठीक है, तो DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर 8 नंबरों का यूनिक नंबर होता है जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देती है, जिसको भी डायरेक्टर बनना है कंपनी में। बिल्कुल सही। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और DIN कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपके पास DIN नंबर है तो आपको DPIN नंबर लेने की जरूरत नहीं है, चल जाता है। सही है ये भी। इन केस ऑफ अ पर्सन होल्डिंग DIN एंड DPIN, किसके बाद DIN नंबर भी आ गया, DPIN नंबर भी आ गया, देन DPIN ऑफ दैट पर्सन विल सुपरसीड DIN। नहीं, अगर आपके पास ये नंबर भी है, ये नंबर भी है, तो ये सुपरसीड करेगा इसको, ये हायर अथॉरिटी रखता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द डैश इज अ 20। अभी आपके आगे होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको मैं नहीं कराऊंगी, इसका आंसर 2-3 क्वेश्चन है जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। The dash is a 20-digit alphanumeric code used to uniquely identify parties to financial transactions worldwide. ये कौन सा 20 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड है? मान लो मुझे मेरी कंपनी को विदेश की किसी कंपनी के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है, तो मेरे पास कौन सा नंबर होगा? मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेन वाली कंपनी वो नंबर देख लेगी, मैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका वो नंबर देख लूंगी। वो कौन सा नंबर है? लोकल ऑपरेटिंग यूनिट, बैंक आइडेंटिफायर कोड, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, लीगल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका आंसर आप 1 करके आंसर देंगे। इसका आंसर क्या है? अगला, इन दिस मेथड ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस द एनआरआई ऑथराइजेज द बैंक टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम हिज फॉरेन अकाउंट। मैं मान लो यूके में रहती हूँ और मुझे अपने पेरेंट्स को इंडिया में पैसे भेजने होते हैं हर मंथ, तो मैं बैंक को अलाउ कर दूंगी, SBI बैंक को इंडिया में, कि तुम मेरे हर महीने मेरे फॉरेन अकाउंट में से पैसा निकलवा के इस अकाउंट में डाल लोगे।
कौन सा मेथड है? रेमिटेंस कार्ड, बैंक वायर ट्रांसफर, बैंक डिपॉजिट ऑर्डर, डायरेक्ट डिपॉजिट और ACH ट्रांसफर। इसका आप 2 करके मुझे आंसर देंगे। अगला है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू। किसको अवेलेबल नहीं है? कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, HUF, ट्रस्ट या किसी को भी अवेलेबल नहीं है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको कोई भी कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और you can send a mail on hello@edutab.co.in. So that's it for today. Thank you so much.